हेलो फ्रेंड्स, राफेल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हों, सेफ हैं, सुरक्षित हैं, अपनी स्टडी अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं। आज हम यहाँ पर आपको पॉलिटी पढ़ाने हैं। ठीक है, पॉलिटी पढ़ानी है हमें आपको। ठीक है, पॉलिटी में ये आपकी तीसरी क्लास है। 2 हमने आपको पढ़ा दी। जिसने नहीं देखी वो जाके देख ले, तभी आपको सारी सीरीज समझ में आएंगी, अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम अपनी पॉलिटी को स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिटी में पहला जो पूछा कहा गया है, ठीक है, तो शुरू किया है हमने संविधान से। ठीक है, हम सारा संविधान का इतिहास आपको बता चुके हैं, संविधान सभा के बारे में बता चुके हैं। ठीक है, कितने आर्टिकल होते हैं वो सब आपको समझ चुका है। भैया डिटेलिंग में हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो डिटेलिंग में आपको जानना है कि संविधान के भाग 1 में क्या है कि अनुच्छेद 1 में 1 से लेके क्या है 4 तक। ठीक है, भाग 1 में 1 से लेके 4 तक अनुच्छेद है। ठीक है, तो अनुच्छेद जो फर्स्ट है उसमें क्या बोला गया है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बोला गया है। ठीक है, संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में क्या है कि बोला गया है। अब बात करें हम अनुच्छेद दूसरे में, तो नए राज्यों को प्रवेश या स्थापना बोली गई है। ठीक है, जो नए राज्य होंगे हमारे, उनकी स्थापना, नए राज्यों की प्रवेश और स्थापना के बारे में बोला गया है। ठीक है, तो जो अनुच्छेद जो है नए राज्यों के बारे में, तो नए राज्य का प्रवेश या स्थापना के बारे में बोला गया है, अनुच्छेद कितने 2 में बोला गया है। ये बात क्या बोला गया है कि जो, अगर बात करें हम नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना कौन करेगा, तो कौन करेगा, तो ये बात आप याद रखना, संसद। ठीक है, संसद ही अपनी विधि द्वारा बनाकर वो अपना प्रोसेस करके तभी ये सब होगा, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ठीक है, तो अब देखते हैं आर्टिकल, अनुच्छेद देखते हैं 3। ठीक है, अनुच्छेद तीसरा देखते हैं, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान में राज्य क्षेत्रों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन। ये अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्यों का निर्माण होगा, कैसे होगा वो सारा प्रोसेस बता रखा है, और वर्तमान में राज्यों के क्षेत्रों में क्या है, सीमा या नामों में परिवर्तन। ये हम इसलिए हमने शुरू किया है ताकि आपका आर्टिकल बाय आर्टिकल, आपके अनुच्छेद बाय अनुच्छेद आपके सारे याद हो जाएं। ठीक है, क्योंकि आपसे अनुच्छेद पूछ लिए जाते हैं, तो जो जितने आप अनुच्छेदों को सब अच्छे से याद कर लें। ठीक है, तो नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं में या नामों में परिवर्तन क्या होगा कि इसमें 5 ऐसी बताई गई हैं। ठीक है, ख ख घ ढ कि, ठीक है, क्या है कि मतलब जो क्या है कि किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकती है। ठीक है, किसी राज्य क्षेत्र को घटा सकती है, किसे बढ़ा सकती है, किसी घटा सकती है। ठीक है, तो ये है, किसी की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती हैं, नामों में परिवर्तन कर सकती है, जो कि आपको इस पूरे के पूरे उसमें अनुच्छेद में समझाया गया है। ठीक है, ये बात आई होप कि आपकी समझ में अच्छे से आ गई होगी, क्योंकि आप अनुच्छेद को अगर जितना अच्छे से समझ पाएंगे तो उतना ही पॉलिटी आपके लिए आसान हो जाएगी, पढ़ना भी और समझना भी। अनुच्छेद में क्या किस में बोला गया है वो अच्छे से अपना रट लो, अपना याद कर लो। ठीक है, तो जो अनुच्छेद हमारा 3 है उसमें वो 5 वो चीज़ें बोली गई हैं। ठीक है, नए क्षेत्रों का क्या है कि किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा भी सकती हैं, किसी राज्य क्षेत्र को घटा भी सकती हैं। ठीक है, किस राज्य क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन भी कर सकती हैं, नामों में परिवर्तन कर सकते हो। ये चीज़ें आप याद रखना। ये हो गया भाग 1, अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक। ठीक है, भाग आते हैं, भाग देखते हैं। भाग आता है 2। ठीक है, भाग 2 में क्या है, नागरिकता। याद रखना, भाग 2 में नागरिकता। भाग भी आप साथ के साथ क्लियर करते चलें ताकि आपके सारे भाग क्लियर हो जाए। फर्स्ट में क्या था, अब सेकंड में क्या है, भाग 2 में नागरिकता। अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद 5 से लेके कहाँ तक, 11 तक। ठीक है, संविधान के क्या है, प्रारंभ पर नागरिकता। अगर बात करें हम, ये क्या कहना चाह रहा है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, कितने तरीक़ों से हमें नागरिकता मिलती है। ठीक है, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर। ठीक है, जिनके माता पिता भारत राज्य क्षेत्र में जन्मे हो। ठीक है, ऐसे ऐसे जो होंगे वो भारत की नागरिकता ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, तो इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो ये है जैसे कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, जो भारत राज्य क्षेत्र में क्या है, जो भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा होगा। ठीक है, वो जन्म के आधार पर नागरिकता हो जाएगी, वंश के आधार पर। ठीक है, जो हम जन्म या वंश, ठीक है, और जिसके माता पिता माता पिता माता पिता क्या है, भारत में जन्मे हो।
ठीक है, माता पिता भारत में जन्मा हो या जो ऐसे प्रारंभ क्या होगा कि जो ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में रह चुके हों, तो क्या होगा, वो भारत की नागरिकता लेने के पात्र होंगे। ठीक है, तो ये हो गया अनुच्छेद 5। अब देखते हैं हम अनुच्छेद 6 के बारे में। अनुच्छेद क्या बोलता है? ठीक है, पाकिस्तान से परवर्जन, ठीक है, परवर्जन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार, जो अनुच्छेद 6 है उसमें बोला गया है। जो अनुच्छेद 5 में बातें बोली गई हैं, ठीक है, उन बातों के होते हुए भी क्या है कि जो व्यक्ति जिसने मतलब राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र से पाकिस्तान के अंतर्गत है, ठीक है, पाकिस्तान के क्या है, अंतर्गत है, भारत के राज्य क्षेत्र को क्या क्या किया उसने, प्रवर्जन किया है, तो संविधान के आधार पर वह भारत का नागरिक होगा। ठीक है, पाकिस्तान से भारत आने वाले भारत प्रवर्जन कर कुछ व्यक्तियों की नागरिकता जो पाकिस्तान में से लेकिन भारत में प्रवर्जन कर चुके हैं, तो क्या होगा, संविधान के आधार पर भारत के क्या होंगे, नागरिक होंगे। ठीक है, उसमें बहुत सारे प्रोसेस बताए गए क्लॉज बाय क्लॉज, तो वो तो यहाँ पे आपको देखना होगा, सारे के सारे आप क्लोज बाय क्लोज देख ले। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे 1935 में भारत में जन्मा था तो क्या होगा, ठीक है, 19 जुलाई या 1948 से, ठीक है, 19 जुलाई या 1948, ठीक है, 1948 से पहले इस प्रकार उसने प्रवर्जन किया हो, यदि वह प्रवर्जन तारीख से भारत के क्षेत्र में मामूली तौर पर क्या है, निवासी रहा है, ठीक है, तो सब व्यक्ति जो ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताया गया है, ठीक है, तो वह भारत का क्या होगा, नागरिक होगा। ठीक है, आर्टिकल देखते हैं 7। आर्टिकल 7 क्या कहता है कि पाकिस्तान से प्रवर्जन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, जो पाकिस्तान को जाने वाले, ये पाकिस्तान को प्रवर्जन करने वाले व्यक्तियों की क्या है, नागरिकता है। अनुच्छेद अगर बात करें हम, ठीक है, हम यहाँ आपको समझाते हैं। जैसे कि इसमें एक डेट लाइन दी गई है कि 1 मार्च, ठीक है, 1 मार्च 1947, ठीक है, 1947 में क्या होगा, उसके 1947 के पश्चात अगर भारत के राज्य क्षेत्र में, ठीक है, जो उस समय पाकिस्तान के अंतर्गत था, ठीक है, जो उस समय जब भारत का विभाजन हुआ था, लेकिन क्या था कि 1947 के पश्चात जो भारत के राज्य क्षेत्रों में, ऐसे राज्य क्षेत्रों में जो क्या था, पाकिस्तान के अंतर्गत था, तो लेकिन वहाँ से उन्होंने क्या किया है, परवर्जन उन्होंने, लेकिन फिर भी उन्होंने परवर्जन किया है, जाने लगे हैं, तो क्या होगा कि वो भारत के नागरिक नहीं समझे जाएंगे। ठीक है, याद रखना, वो भारत के नागरिक नहीं समझे जाएंगे। ऐसे व्यक्ति क्या होगा कि वो भारत के नागरिक नहीं होंगे। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना। आर्टिकल देखते हैं हम, अनुच्छेद 8 बोलता है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। ठीक है, जो भारत के बाहर रह रहे हैं से अगर पूछा जाए, जैसे कि इसमें बताया गया है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्ति नागरिकता के अधिकार क्या होगा, 1935, ठीक है, 1935 के अधिनियम का क्या होगा, 1935 में जो परिभाषित है कि सॉरी, जो परिभाषित है कि भारत में जन्मा था, ठीक है, कि वह भारत में जन्मा है, 1935 के उसमें बताया गया है कि वो वैसे तो भारत में जन्मा था, और जिस प्रकार उसमें परिभाषित था, लेकिन किसी मतलब जैसे बाहर कमाने चले गए, किसी मामूली तौर पर भारत से बाहर रह रहा था, तो क्या होगा कि वो भारत का नागरिक समझा जाएगा, कि वो इंसान वो व्यक्ति भारत का नागरिक है। ठीक है, तो ये हो गया आर्टिकल 8। आर्टिकल 9 को देखते हैं हम। आर्टिकल 9 क्या कहता है? आर्टिकल 9 कहता है कि विदेशी राज्यों की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना। ठीक है, तो जैसे कि हम विदेश चले गए हैं, या समझो कोई आपका दोस्त है, आपका दोस्त क्या कर रहा है कि आपका दोस्त जा रहा है, कह रहा है मैं तो अमेरिका रहूँगा, मुझे तो अमेरिका रहना है, मुझे भारत में नहीं रहना है, वो ये कह रहा है। ठीक है, तो वो अमेरिका चला गया और उसने क्या किया है कि ना ही भारत में कुछ ऐसा वो गया है, और उसने जाके वहाँ पे अमेरिका की नागरिकता ले ली है, तो क्या होगा फिर, आप उसकी जो नागरिकता होगी, भारत की नागरिकता क्या होगी, उसकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है,
ठीक है, उसकी क्या होगा कि वो फिर भारत का नागरिक नहीं होगा। ठीक है, क्या किया है उसने, स्वेच्छा से भारत की नागरिकता को क्या किया है, त्याग दिया है, और उसने दूसरी नागरिकता को, अमेरिका की नागरिकता स्वेच्छा से क्या कर लिया, अर्जित कर लिया है। तो फिर क्या होगा कि वो भारत का नागरिक नहीं होगा। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 9 कहता है। अब देखते हैं अनुच्छेद 10 के बारे में कि अनुच्छेद 10 क्या बोलता है। अनुच्छेद 10 बोलता है कि नागरिकता का अधिकार बना रहना। ठीक है, तो नागरिकता का जो अधिकार होगा, तो कैसे कैसे नागरिकता के अधिकार कैसे बना रहेंगे, अनुच्छेद 10 क्या कहता है, अनुच्छेद 10 कहता है कि जो प्रत्येक व्यक्ति होगा, ठीक है, जो प्रत्येक व्यक्ति है उसके क्या है कि जो इस भाग में जो हमने आपको पहले जो बता चुके हैं, जो उपबंध है, अगर वो किसी के अधीन भारत का नागरिक है, ठीक है, यह समझा जाता है, तो ऐसी विधि के क्या होगा, जो ऐसी विधि के उपबंधों को क्या करेगा, ऐसे विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए क्या होगा कि जो संसद द्वारा बनाई गई है, ठीक है, जो क्या है कि जो संसद के द्वारा जो विधि बनाई गई है, जो संसद ने विधि बनाई है, ठीक है, जो उसकी नागरिकता बनी रहेगी ऐसी संसद ने विधि बनाई है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वो भारत का नागरिक होगा। ठीक है, अगर वो उनको अप्लाई कर रहा है, उन पे चल रहा है, ठीक है, तो नागरिकता का अधिकार बना रहेगा उसका, संसद की विधि के द्वारा जो बनाई गई हैं, तो वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 11 की, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। ठीक है, जो वो ही बात हम आपको बता रहे हैं कि जो भाग के जो जो हमने पूर्वगामी जो उपबंध बनाए हैं, ठीक है, अगर उनकी बात करें, जो उपबंध दिए गए हैं भारत की नागरिकता को अर्जन और समाप्त करने के लिए, क्या होगा, नागरिकता है, क्या है कि जो हमने जो नागरिकता ली है, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। संसद क्या करेगी कि जो भी हमने क्या किया है कि जो हमने नागरिकता अर्जन की है, उसकी समाप्ति का नागरिकता से संबंधित क्या है कि जो विषय या उपबंध किए गए हैं, उन पे क्या होगा, उपबंध करने की जो संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्या होगा कि संसद की जो शक्ति है, अगर जो भी कानून बन गए हैं, तो क्या होगा, जो संसद ने बना दिए उनकी शक्ति का, संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं कर सकते फिर उसके बाद में आप। ठीक है, कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ठीक है, ये अनुच्छेद 11 बोलता है। अब आप देखते हैं कि क्या आप जानते हैं, ये हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप जानते हैं कि देश में जब देश आज़ाद हुआ था तो कितनी देश में स्वतंत्रता के समय कितनी रियासतें थी। ठीक है, तो 562, आपको दिख रहा होगा 562 रियासतें थी। ठीक है, कौन कौन सी रियासतें थी, तो हम आपको बता दें कि 562 रियासतें थी, कहीं कहीं पे 565 563 भी बोला जाता है कि इतनी रियासतें थी। लेकिन बाकी जो 3 रियासतें बची हुई थी, वो कौन सी रियासत थी, वो थी जूनागढ़, ठीक है, जूनागढ़ थी, हैदराबाद थी, और थी कश्मीर। ठीक है, कश्मीर, ये तीनों रियासतें थी। बात करें हैदराबाद की, तो हैदराबाद की जो जनसंख्या थी वो कौन थी, वो हिंदू जनसंख्या थी हैदराबाद की। ठीक है, हिंदू जनसंख्या थी, लेकिन उस पे जो मतलब अधिकार, जो हैदराबाद के जो उस्मान अली जो थे, जो उस पे शासन कर रहे थे, ठीक है, वो कौन थे, वो मुस्लिम थे, लेकिन प्रजा जो थी, ठीक है, जो वहाँ के लोग थे वो हिंदू थे। क्या हुआ था कि वहाँ पे सशस्त्र विद्रोह करके, ठीक है, उससे मतलब उसमें भी हैदराबाद को मिलाने की बात थी भारत में, कि हैदराबाद का विलय हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा था। वो कह रहे थे कि हम पाकिस्तान में विलय करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बातें चल रही थी, लेकिन क्या हुआ, फिर सशस्त्र विद्रोह हुआ, और सशस्त्र विद्रोह के कारण क्या हुआ कि हैदराबाद को भारत में विलय कर लिया गया। अब बात करते हैं जूनागढ़ की। जूनागढ़ का कैसे हुआ था, तो जूनागढ़ का हुआ था 1948 में जनमत संग्रह करके। ठीक है, जनमत संग्रह करके, ठीक है, इसमें भारत में विलय कर दिया गया था। बात करें कश्मीर की, तो कश्मीर के क्या था कि कश्मीर की जो रियासत थी, ठीक है, कश्मीर की रियासत जो थी, कौन थे वहाँ के राजा, राजा हरि सिंह। ठीक है, कौन थे, राजा हरि सिंह थे। तो राजा हरि सिंह कौन थे,
कश्मीर की सारी जो प्रजा जनसंख्या थी वो मुस्लिम थी, लेकिन राजा हरिश्चंद्र क्या थे, हिंदू थे। वो तो भारत में विलय चाहते थे, ठीक है, कि भारत के अंदर ही विलय होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, कुछ मतलब कट्टरवादी जो आतंकवादी समझ लो, ठीक है, कुछ उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ आतंकवादी ने घुसपैठ करके जम्मू कश्मीर में आतंक फैला दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि राजा हरि सिंह ने भारत में क्या है, विलय पत्र पर सिग्नेचर कर दिए, ठीक है, विलय पत्र पर सिग्नेचर करके जम्मू कश्मीर को भारत में क्या कर दिया, विलय कर दिया, ठीक है। कितना, भारत में 26 अक्टूबर को 1947 को, ठीक है, 1947 को भारत में विलय कर दिया, ठीक है, राजा हरि सिंह ने। अगर बात करें बिस्मार्क जैसे जो जर्मनी का था, जिसने जर्मनी का एकीकरण किया था, बिस्मार्क ने, ठीक है, वैसा भारत में कौन है, सरदार पटेल जी, ठीक है। जर्मनी के तो बिस्मार्क थे, लेकिन भारत का बिस्मार्क कौन बना, सरदार पटेल जी, जिन्होंने क्या किया, 562 रियासतों को भारत में विलय करके, ठीक है, भारत को संघ बना दिया, ठीक है, भारत को क्या किया, 562 रियासतों को भारत में विलय कर दिया, ठीक है। और बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी क्लास होती है ख़त्म। आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छे लगे। आप हमें कमेंट और लाइक ज़रूर किया कीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। आप सभी अच्छे रहें, सेफ रहें, कुशल मंगल रहें।